गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इंडिफरेंस कर्व की पार्ट 4 में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है सुपेरिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स ओवर यूटिलिटी एनालाइज, यानी उदासीनता वक्र तकनीक की उपयोगिता विश्लेषण से श्रेष्ठता। यानी कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का किससे, यूटिलिटी एनालाइज, यानी मार्शल का जो यूटिलिटी एनालाइज था, उपयोगिता विश्लेषण था, उसको हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, हिग्स के उदासीनता वक्र से। यानी हिग्स का जो आईसी कर्व था उसको हम बेटर बता रहे हैं कंपैरिजन टू किससे, यूटिलिटी एनालाइज से, यानी कि उपयोगिता विश्लेषण से। तो इसे हम फर्स्ट पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये क्या कह रहे हैं कि यह उपयोगिता के गणना संख्या का माप का त्याग करती हैं, यानी कि ये कार्डिनल मेजरमेंट को क्या कर रही हैं, बिल्कुल सैक्रिफाइस कर रही है या उसे फॉलो नहीं कर रही हैं। इट मीन्स क्या है कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि कार्डिनल अप्रोच का मीन्स क्या होता है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसे हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं, जो कि प्रोफेसर हिग्स ने बताया था। जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो यूटिलिटी होता है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन्स मनोवैज्ञानिक धारणा है, जो कि सिर्फ हम मन में कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस वस्तु से मुझे इतनी उपयोगिता मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जो मार्शल के कार्डिनल अप्रोच था वो तो कहता था मेजरमेंट करना है कि यूटिलिटी का हम मेजर कर सकते हैं, उसे नंबर में 1 2 3 4 में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर हिग्स थे उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने अपनी अप्रोच दी थी ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण, और उन्होंने उसी बेस पे एक नियम बनाया, एक वक्र बनाया, एक कर्व बनाया, वो था इंडिफरेंस कर्व, यानी उदासीनता वक्र। और उदासीनता वक्र में हम कह सकते हैं कि हम किसी भी यूटिलिटी या उपयोगिता का क्या कर सकते हैं, हम उसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एप्पल से मुझे 10 यूटिल्स प्राप्त हुआ, या हम कह सकते हैं कि 10 यूटिल्स मुझे मिला, ठीक है। उसी तरह से मैं कहूँ कि मुझे बनाना है, उससे मुझे 20 यूटिल्स प्राप्त हुआ। उसी तरह से अगर मैं एक और फ्रूट्स की बात करूं कि मुझे अगर ऑरेंज है, ऑरेंज से मुझे मिला 40 यूटिल्स मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई बनाना में जो है वो एप्पल से ज़्यादा मुझे 20 कह सकते हैं डबल बेनिफिट हो रहा है, डबल यूटिल्स मिल रहा है, जबकि ऑरेंज से मुझे बनाना से डबल यूटिल्स मिल रहा है। तो यहाँ जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन कैसे हो गया, क्रमवाचक, यानी कि ऑर्डिनल बेस पे हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम मेज़र करना नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, जो हमने एक एजम्पशन पढ़ी थी इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था कि सकमक्रता मतलब जो हम टेंसिविटी जो बात करते हैं, टेंसिविटी का मतलब क्या हो गया कि जो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि भैया एप्पल से ज़्यादा मुझे किससे मिल रहा है, बनाना से, ठीक है। तो बनाना में चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बनाना और ऑरेंज में जाहिर है तो हम किसको कर रहे हैं, ऑरेंज को। अगर मैं एप्पल और ऑरेंज का करूँ तो मैं जाहिर है ऑरेंज को ज़्यादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा इससे मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सकमक्रता, जो हमने इसकी एजम्पशन देखी थी आपकी, ठीक है। तो इसे क्या कह सकते हैं, टेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, सकमक्रता, जो हम ये कंपैरिजन कर रहे थे उसके बारे में। तो यहाँ हम बताना ये होगा कि हमें हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस जो कर्व है, उदासीनता वक्र है, वो हमें ज़्यादा अच्छे से बता पा रहा है कि हम यूटिलिटी का है वो हम कैसे उसको क्रम दे सकते हैं, उसको कैसे रैंक दे सकते हैं, ठीक है, और किससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व बताता है कि उदासीनता वक्र कम संतोष देने वाले वक्र से ऊपर रखा जाता है, यानी कि अगर हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हमें जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उससे मिलेगा सेटिस्फेक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें हमें कमोडिटीज़ की संख्या ज़्यादा मिलेगी। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो इस पॉइंट की अकॉर्डिंग आपको क्या बेटर लगता है, मार्शल का कार्डिनल अप्रोच या हिग्स का इंडिफरेंस कर्व? तो हम बताएंगे कि हिग्स का जो इंडिफरेंस जो कर्व है वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू यूटिलिटी एनालिसिस जो मार्शल का है उससे, ठीक है। बात हमारा क्या है कि यह एक स्थान पर दो वस्तुओं के सहयोग का अध्ययन करता है। प्रोफेसर मार्शल
का जो सिद्धांत था, उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत, यूटिलिटी एनालिसिस या जिसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, उसमें ओनली कंपैरिजन किया गया था एक वस्तु का, ठीक है, वन कमोडिटीज़ का डिस्कस किया गया था। लेकिन जो प्रोफेसर हिग्स थे उन्होंने बताया कि नहीं, एक वस्तु से हम कोई भी कॉम्बिनेशन या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो प्रोफेसर हिग्स ने यहाँ जो कॉम्बिनेशन बताया है वो कितनी वस्तुओं को बताया है, 2 वस्तुओं के संयोगों का अध्ययन करता है और उससे जो मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है उसके बारे में ये बात करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो मार्शल का जो यूटिलिटी एनालिसिस है उससे बेटर जो हमें एनालाइज करके दिया है वो प्रोफेसर हिग्स का जो कि इंडिफरेंस कर्व का सिद्धांत है, राइट। बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट की, यह घटती सीमांत उपयोगिता नियम की उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता के बिना व्याख्या करता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विदाउट द अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालाइज। देखिए सिंपल है कि आपने देखा होगा कि मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण में एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर केवल उस वस्तु की मात्रा का प्रभाव देखा जाता है, यानी सिर्फ एक वस्तु का हम कह सकते हैं इफेक्ट के बारे में या एक वस्तु का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के बारे में बात करता है मार्शल का सिद्धांत। उस पर अन्य वस्तुओं की मात्राओं के परिवर्तन का प्रभाव नहीं देखा। उसने अदर जो कमोडिटीज़ थे उसके इफेक्ट की कोई भी डिस्कशन नहीं किया था मार्शल की उस कार्डिनल अप्रोच में। तो हम कह सकते हैं कि लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो अदर जो कमोडिटीज़ होते हैं उनके इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिफरेंस कर्व इस कमी को पूरा करने के लिए क्या बताता है कि सीमांत उपयोगिता के स्थान पर वो एक दूसरी कह सकते हैं उसका यूज़ करता है। वो कौन सा होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जो आपने देखा होगा इंडिफरेंस कर्व में हम MRS बता रहे थे XY का, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोफेसर हिग्स का ये सिद्धांत, ठीक है। और हम देख चुके हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर में एक वस्तु के साथ हम क्या करते हैं, दूसरी जो भी कमोडिटीज़ होती हैं उसका भी इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको भी हम सेलेक्ट करते हैं। यानी एक वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर अन्य वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो जाने से बदल जाती है। यानी एक वस्तु का अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो अदर जो दूसरी वस्तु का यूज़ कर रहे हैं उसमें भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि x की मात्रा स्थिर रहे, ऐसी परिस्थिति का अध्ययन उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से नहीं किया जा सकता, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व अधिक रियलिस्टिक और अधिक उपयोगी माना गया है। क्योंकि जो मार्शल का सिद्धांत था वो तो सिर्फ एक वस्तु का ही कंपैरिजन बता रहा था, वो कह रहा था कि अदर जो कमोडिटीज होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि यहाँ इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या किया कि एक वस्तु का आप देखते हैं, एक हमने कितनी वस्तु चुनी थी, उसमें 2 वस्तुओं के बारे में यानी 2 कमोडिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व में, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व में हम कह सकते हैं 2 वस्तुओं का यानी एक वस्तु का जो मात्रा है उसका दूसरी वस्तु की मात्रा पर बहुत इफेक्ट होता है। जैसे आपने देखा ना कि Y कमोडिटीज़ को हम पहले X कमोडिटीज़ के बदले में ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे थे, यानी कि हम ज़्यादा छोड़ रहे थे X को लेने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी Y की जो है कमोडिटीज़ कम होने लगी तो आपने देखा कि मार्जिनल रेट जो सब्स्टिट्यूशन थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, गैप जो था वो कम होते जा रहा था। तो इसका मतलब है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कनेक्शन था या उसकी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का इफेक्ट आता है। बात करते हैं 4th पॉइंट की हमारा, इट इज़ द फ्री फ्रॉम द एजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की मान्यता से मुक्त है। सिंपल सी है कि ये क्या मानता है, ये मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान मान लिया था। यानी कि मार्शल जो थे उन्होंने मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी थी उनको बिल्कुल इक्वल या कांस्टेंट माना था। लेकिन ये एक विश्लेषण में दोष भी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि मनी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनी में जो है वो कांस्टेंट का रूप नहीं रहता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन आपका इंडिफरेंस कर्व है उसमें क्या बताया कि मनी के जो इफ़ेक्ट होते हैं मुद्रा के, उसके इफ़ेक्ट को बहुत अच्छे से इंडिफरेंस कर्व में बताया गया। इसीलिए हम कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व है वो ज़्यादा बेटर है यूटिलिटी एनालाइज से, राइट।
तो जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान मान लिया गया, लेकिन इस विश्लेषण में ये दोष भी नहीं बताया गया है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको इक्वल या कांस्टेंट बताया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का पूर्ण स्थापन करती हैं। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर है, उसको कोई कमोडिटीज़ है, वो उसके लिए कमोडिटीज़ बहुत अच्छी है, उसको बहुत सेटिस्फेक्शन देगी, तो वो उस कमोडिटीज़ को देने के लिए 100 रुपीज़ तैयार है। लेकिन मार्केट में अगर उस वस्तु को जो वो उपभोक्ता 100 रुपीज़ देने को तैयार है, लेकिन वो वस्तु उसको 80 रुपीज़ में मिल जाती है, तो वो क्या होगा, 20 रुपीज़, वो 20 रुपीज़ उसके लिए क्या हुई, एक तरह से सरप्लस हुआ उसके लिए। ठीक है, क्योंकि वो पे कितना करना चाह रहा था 100, बट मिल कितना गया 80 में, तो एक तरह से उसका क्या होगा, ये सरप्लस होगा। तो ये क्या बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी की, ये कह सकते हैं मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी की स्थिरता जो अनरियलिस्टिक एजम्पशन को छोड़कर हिक्स ने क्या बताया है, कंज्यूमर सरप्लस को रिप्लेस किया है। यानी कि जो मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो कांस्टेंट है, उस अनरियलिस्टिक एजम्पशन को छोड़कर, जो मार्शल की थी उसको छोड़कर हिक्स ने किसको इंट्रोड्यूस किया, कंज्यूमर सरप्लस को, यानी कि उपभोक्ता की बचत को रिप्लेस किया। किसके बदले में, कह सकते हैं मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट था, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता की अवास्तविक मान्यता को छोड़कर प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता की बचत को पुनर्स्थापित किया। किसके बदले में, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी की कांस्टेंट की वजह से। अब जो कंज्यूमर सरप्लस है, उसे कंज्यूमर उपभोक्ता को बचत का लाभ कब होता है, जब इसको मॉनेटरी इनकम या मौद्रिक आय में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्राइस अगर डाउन होती है, प्राइस डाउन होगी तो उपभोक्ता को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो ये जो उपभोक्ता का सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस है, इसे प्रोफेसर हिक्स ने बहुत अच्छे से बताया कि कंज्यूमर सरप्लस को लाभ को कैसे होगा लाभ, कि मॉनेटरी इनकम में व्यक्त किया है, मौद्रिक इनकम में बताया है, और जो प्राइस डाउन होने पर उपभोक्ता को लाभ होता है, यानी कि वो देने के लिए 100 रेडी है, लेकिन मार्केट में उसे 80 में मिलता है, तो ये जो लाभ होता है वो कंज्यूमर सरप्लस के रूप में बताया गया है। और इस कंज्यूमर सरप्लस को किसने बताया था, प्रोफेसर हिक्स ने। तो कहने का मतलब है कि ये जो सिद्धांत है उपयोगिता विश्लेषण, उसमें तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट रख के उसके बारे में एजम्पशन दी थी, जबकि प्रोफेसर हिक्स ने उसको रिप्लेस करके किसको रिप्लेस किया था, उसकी जगह पे कंज्यूमर सरप्लस को बताया, और जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक है, एजम्पशन मानी जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी एनालिसिस है उससे बेटर प्रोफेसर हिक्स का जो है वो इंडिफरेंस कर्व है। बात करते हैं, ये मांग के नियम को अधिक वास्तविक ढंग से व्याख्या करता है। इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड मोर रियलिस्टिक। देखिए, सिंपल सी बात है कि इस सिद्धांत में लॉ ऑफ डिमांड में जो मार्शल का था, उन्होंने मार्शल ने इतना क्लियर नहीं समझाया, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि प्रोफेसर हिक्स ने गिफिन कमोडिटीज़ के, यानी कि जो गिफिन वस्तुएं थी, इन्फीरियर गुड्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया अपने इस सिद्धांत में। यानी कि प्रोफेसर हिक्स ने ना तो गिफिन वस्तुओं को और ना इन्फीरियर यानी कि घटिया वस्तुओं को बता पाए। तो प्रोफेसर हिक्स का जो वस्तु की मांग था, वो सिर्फ ये मानते थे कि वस्तु की जो डिमांड है वो प्राइस के बिल्कुल इन्वर्स प्रोपोर्शनल में है, यानी कि डिमांड और प्राइस में जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। जबकि सिंपल है कि उन्होंने आगे कुछ भी नहीं बताया कि जब अगर प्राइस है, अगर आपकी प्राइस है वो डाउन होती है, प्राइस डाउन होने पर डिमांड में हो सकता है कि नो चेंज, यानी कि डिमांड में कोई, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कि उन्होंने इन्फीरियर गुड्स को नहीं बताया कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वो कौन सी वस्तुओं के लिए होता है, इन्फीरियर गुड्स यानी घटिया वस्तुओं के लिए। और उन्होंने दूसरा ये है कि जब प्राइस और कम होती है तो आपकी जो डिमांड है वो भी डाउन हो जाती है, यानी मांग जो है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो निष्कर्ष था वो किसके बारे में था, गिफिन वस्तुओं के बारे में, यानी कि गिफिन कमोडिटीज़ के बारे में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस कम हुई और यहाँ पे आपकी डिमांड में नो चेंज आया, यानी कि किसके वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है, घटिया वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है कि जब कीमत कम भी हुई फिर भी डिमांड नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब क्या है कि ये घटिया वस्तु इन्फीरियर गुड्स के बारे में बता रहा है। इट मीन्स ये किसके इफेक्ट को बता रहा है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट
जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में ये बता रहा है, यानी कि इन्फीरियर जो इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूट जो इफ़ेक्ट होता है वो दोनों बराबर हैं। किस कंडीशन में? जब प्राइस कम होती है और डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब प्राइस कम हुई और डिमांड भी कम हो गई, यानी कीमत में गिरावट और मांग में भी गिरावट, तो ये होते हैं आपकी गिवन वस्तुओं के बारे में। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से ज़्यादा होता है, यानी आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा होगा। तो सिंपल है कि यहाँ पे जो डिमांड जो कर्व रहेगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि प्रोफेसर जो मार्शल थे उन्होंने मांग के नियम में क्या बताया कि जो डिमांड और प्राइस है उनमें क्या रिलेशन बताया? इन्वर्स बताया, यानी कि वस्तु की मांग और कीमत में एक इन्वर्स प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि उलट अनुपात रहता है। जबकि उन्होंने ना तो गिवन कमोडिटीज़ को बताया ना इन्फीरियर गुड्स को बताया, गिवन गुड्स को या फिर इन्फीरियर गुड्स को, तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया क्या करना था इसमें। प्राइस कम होती है तो डिमांड में नहीं चेंज होता है, तो ये कौन सी घटिया वस्तुओं के बारे में बता रहा है, यानी इन्फीरियर गुड्स में। और वहाँ पे जो हमारा आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों बराबर हो जाता है। जबकि और दूसरा इंट्रोडक्शन उन्होंने गिवन गुड्स के बारे में भी नहीं बताया कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। ये किससे रिलेटेड था? गिवन वस्तुओं के बारे में। ठीक है, और इसमें जो आपका आय प्रभाव होता है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा होता है। इनकम इफेक्ट इज मोर कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह आनुपातिक नियम की अच्छे ढंग से व्याख्या करता है। सिंपल सा है कि ये अच्छे ढंग से किसको बता रहा है? कंज्यूमर के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको ज़्यादा से अच्छे से बता रहे हैं। उपभोक्ता कहाँ सेटिस्फाइड होगा वो बिल्कुल करेक्ट बताता है। जैसे कि वो बता रहा है कि अगर आपकी ये बजट रेखा है, आपकी ये बजट रेखा है MN और वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व आपको टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट बताएगा ये क्या बताएगा? आपका सेटिस्फेक्शन पॉइंट का बताएगा, यानी कि बजट रेखा स्लोप के बराबर होती है। IC स्लोप जब बजट रेखा स्लोप के बराबर होता है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो मार्शल थे उन्होंने बिल्कुल कह सकते हैं अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया सेटिस्फेक्शन पॉइंट, संतुष्टि के चीज़ को। लेकिन जो प्रोफेसर हिक्स थे उन्होंने उपभोक्ता की जो संतुलन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है कंज्यूमर का, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यह विश्लेषण कीमत प्रभाव के दोहरे प्रभाव की व्याख्या करता है। द एनालाइज एक्सप्लेन द ड्यूल इफेक्ट ऑन प्राइस इफेक्ट। देखिए सिंपल है कि मार्शल का जो मेन कह सकते हैं डीमेरिट्स थी वो ये थी कि प्राइस में चेंज होने पर इनकम में और सब्स्टिट्यूट में क्या चेंज होगा या इनकम और सब्स्टिट्यूट का क्या इफेक्ट होगा उसको इग्नोर कर दिया। क्या बताया कि प्रोफेसर जो मार्शल थे उन्होंने प्राइस में या कह सकते हैं कि अगर कोई चेंज होता है, कीमत में कोई परिवर्तन होता है, तो आय और प्रतिस्थापन के प्रभाव को उन्होंने बिल्कुल नकारात्मक कर दिया, यानी कि नकार दिया, इग्नोर कर दिया। जबकि प्राइस अगर डाउन होती है तो इससे क्या होगा? अगर आपकी प्राइस डाउन होती है तो कंज्यूमर को एक्चुअल इनकम क्या होगी? उसकी बढ़ेगी। इसे क्या कहते हैं? इनकम इफेक्ट। देखिए मार्शल की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि उन्होंने प्राइस में चेंज होने पर इनकम और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को नहीं बताया मार्शल ने। लेकिन प्रोफेसर हिक्स क्या कहते थे कि अगर सपोज दैट प्राइस कम होती है तो इसका मतलब है कंज्यूमर जो होता है, उपभोक्ता जो होता है, उसकी वास्तविक आय क्या होगी? वो बढ़ेगी। जब कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या होती है? बढ़ती है। यानी प्राइस डाउन देन कंज्यूमर एक्चुअल इनकम इज इंक्रीज। तो इसे क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। तो ये इनकम इफेक्ट को किसने बताया? ये इनकम इफेक्ट बताया प्रोफेसर हिक्स ने, ठीक है। जबकि हम और बात करेंगे, प्रोफेसर हिक्स ने अपने IC कर्व में बताया कि अगर आपकी प्राइस डाउन है, प्राइस कम है, यानी कि वस्तु सस्ती है, तो उपभोक्ता उस सस्ती वस्तु की जगह वो क्या करता है? दूसरी वस्तु का रिप्लेस कर देता है। यानी कि अगर कोई प्राइस डाउन होती है तो उपभोक्ता अपनी दूसरी वस्तु के साथ स्थापन करता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करता है। तो ये जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट।
लेकिन प्रोफेसर मार्शल ने इन दोनों इफेक्ट को नहीं बताया। ठीक है, प्राइस में अगर चेंज होता है तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट नहीं बताया, जबकि प्रोफेसर हिक्स ने प्राइस कम होने पर कंज्यूमर की जो एक्चुअल इनकम होती है, वास्तविक रियल इनकम होती है, वो बढ़ जाती है और इस तरह के इफेक्ट को इनकम इफेक्ट कहा जाता है। ये आईसी कर्व में बताया। और प्राइस डाउन होने पर उसकी जो वस्तु होती है वो चीपर यानी सस्ती हो जाती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु को क्या करता है, उसको दूसरी वस्तु के साथ स्थापन करता है, सब्स्टिट्यूट करता है और इसे कहते हैं प्रतिस्थापन का इफेक्ट यानी कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इसे हम क्रॉस इफेक्ट को भी बताता है। तो ये जो कैलकुलेशन थी ये प्रोफेसर हिक्स ने दी, तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी एनालाइज से बेटर है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वो ये आपका है, इट प्रोवाइड अ बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के बारे में इन्होंने बताया। यह स्थापन और पूरकों में वस्तुओं को बेहतर वर्गीकरण प्रदान करता है इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सब्स्टिट्यूट और जो कॉम्प्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट और आपका कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं उसको एक्सप्लेन है वो सिर्फ आपकी डिमांड की प्रतिलोच या इलास्टिसिटी के अनुसार ही व्यक्त करते थे। ठीक है, जबकि हिक्स ने क्या मानते थे कि आय में क्षतिपूर्ति या आय में कंपनसेशन चेंजेस करके इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि प्रोफेसर हिक्स ने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स को यानी कि ये जो स्थापन वस्तुएं होती हैं और पूरक वस्तुएं होती हैं उसका वर्गीकरण ज़्यादा अच्छे से मार्शल के कंपैरिजन में किया है, क्योंकि मार्शल का और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने तो सिर्फ डिमांड की इलास्टिसिटी के बेस पे इसको डिस्कस किया था, जबकि प्रोफेसर हिक्स ने इसे आय में जो कंपनसेशन चेंजेस यानी क्षतिपूर्ति परिवर्तन होता है करके इसकी व्याख्या की थी। इसलिए हम कह सकते हैं इनका ये सिद्धांत ज़्यादा बेटर है। तो ये कंपैरिजन स्टडी थी। ठीक है, थैंक यू।